हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेलवे के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। इस सीरीज का आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं 9 जून 2025 को रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सभी शिफ्टों से आए हुए सवाल, और आए हुए सवालों की संख्या होगी लगभग 80 प्लस। ये 80 प्लस इस वीडियो में आपको 86 के रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी 86 क्वेश्चन जीके जीएस से आपको देखने को मिलेंगे। तो करेंट अफेयर आपका एक्सक्लूडेड है, इसीलिए नहीं तो आपका एक शिफ्ट में आपका 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछता है, तो 40 दिया होना चाहिए था 120। इसका मतलब बाकी सवाल उस शिफ्ट में करेंट अफेयर से डाले गए होंगे नहीं बल्कि डाले गए थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले इस सीरीज में और सवाल की ओर। और अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और बाकी वीडियोस का भी लाभ उठाएं, और वीडियो को लाइक करते हुए, और वीडियो का आप फीडबैक भी दे सकते हैं ज़रूर, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर आप पूछिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो जो पहला सवाल जो शामिल है, जो कि 9 जून 2025 का सवाल है, जिसमें से 1 से लेके आपका 27-28 तक फर्स्ट शिफ्ट का होगा, और उसके बाद 54-55 तक जाएगा आपका सेकंड शिफ्ट का, और बाकी सवाल आपका थर्ड शिफ्ट का आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ी नुमा काट कर किस प्रकार की खेती की जाती है? वेदिका, विस्तीर्ण आर्द्र भूमि या मिश्रित खेती? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ी नुमा काट कर जो खेती किया जाता है उसका नाम है वेदिका खेती, यानी सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। यह मृदा अपरदन को रोकने के लिए ऐसा खेती किया जाता है। अगला सवाल है, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? कालबेलिया, घूमर, गरबा या गिद्दा? यानी भांगड़ा होता है पुरुषों का, उसी तरह से महिलाओं के लिए क्या होता है? तो महिलाओं के लिए होता है गिद्दा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कह रहा है कि मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन के स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया था? देखिए, सुनीता विलियम बहुत लंबा समय तक रह गई थी, क्योंकि लाने का सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें फंसना पड़ गया था वहाँ। इसीलिए यह सवाल करेंट कम जीके दोनों, करेंट कम स्टैटिक दोनों बन गया है। तो कितना दिन वो रही? 578 दिन, 502, 212 या 608? तो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम कितना दिन रही? तो 608 दिन रही पूर्ण रूपेण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? तो आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। तो अपने घर को जारवा जनजाति में क्या कहते हैं? रंगबैंग, मोरंग, चड्ढास या फिर गीतियोड़ा? तो अपने घर को उन लोग क्या कहते हैं? जारवा जनजाति में, जारवा संस्कृति में। तो इसका सही जवाब आपका है क्या? तो वे लोग अपने घर को चड्डास बोलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए टारगेटेड लक्षित लंबाई कितनी है? यानी 2025 तक सरकार का क्या टारगेट है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के लिए? 2 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख, 1.5 लाख या फिर 1 लाख? तो सरकार का जो टारगेट है वो कितना किलोमीटर का है? तो वो 2 लाख किलोमीटर का है 2025 तक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी चीज़ हो, 1 मोल में कितना मिलेगा? तो 6.022 गुनी 10 के पावर कितना? तो 23। ये 1 मोल का है। तो अगर 2 मोल की अगर बात हो तो 2 मोल CO2 में इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो बस वही 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12, और उसके बाद क्या है? तो 10 के पावर 23। अब देखिए, इसको आप एक सही फॉर्मेट में आप लिखिएगा तो आपको पहला वाला ऑप्शन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.2044 गुनी 10 के पावर 24, क्योंकि दशमलव आप इधर खिसकाइएगा यहाँ, तो आपका हो जाएगा 1.2044, और यहाँ 10 के पावर 23 के बजाय क्या हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी वहाँ जलोढ़ क्षेत्र नहीं है, वहाँ नलकूप क्षेत्र नहीं, नलकूप से सिंचाई नहीं होता है बोरिंग से। पंजाब पठारी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तटीय मैदान। तो नलकूप से सिंचाई कहाँ नहीं हो पाती है? क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका नहीं है। तो ऑप्शंस में से देखा जाए तो पठारी क्षेत्र उसके अनुकूल नहीं होता है, जैसे झारखंड का क्षेत्र। अगला सवाल है, मानक CD-ROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्घ्य
प्रकार क्या है। देखिए सीडी में क्या होता है, सीडी कैसेट को जब आप डालते हैं कंप्यूटर में या कोई भी जगह में, वो लेजर लाइट के माध्यम से उसको रीड किया जाता है। तो उसमें कितना का लेजर होता है, 650 नैनोमीटर रेड, 400 नैनोमीटर ब्लू, 780 इंफ्रारेड, 850 नियर इंफ्रारेड। तो वो जो लेजर जो होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है जो 780 नैनोमीटर, और वो इंफ्रारेड लेजर होता है। इंफ्रारेड जिसे IR या फिर अवरक्त किरणें भी कहा जाता है, आपको याद रखना है उसे क्या कहते हैं, तो अवरक्त किरणें कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत यानी वोकल म्यूजिक का उपयोग नहीं किया जाता है, ओडिसी, छऊ, कथक या भरतनाट्यम। यानी उसमें गायन बोल मुंह से आपका स्वर संगीत का उपयोग किया ही नहीं जाता है साफ से। तो वैसा संगीत कौन सा है, तो वो आपका छऊ संगीत है जो कि झारखंड और उड़ीसा में प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में, नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। मान के चलिए नए जोड़े गए क्षेत्र हैं, यानी भारत में कोई दूसरा राज्य या दूसरा इलाका शामिल हो जाएगा, तो वहाँ के नागरिकता के बारे में डिसाइड कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा, तो वो किसका जिम्मे है, तो वो केंद्र सरकार के जिम्मे है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने के क्या उद्देश्य है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। फाइल का आकार कम करना, फाइल एक्सटेंशन बदलना, क्लाउड में फाइलों को स्वचालित रूप से बैकअप देना, बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना। तो देखिए अब सब फोल्डर बना रहे हैं, इसका मतलब आप बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्रबंधन के लिए उसे आप अरेंज कर रहे हैं। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन नहीं किया है, 42वां, 97वां, 48वां या 86वां। तो राज्य के नीति निर्देशक में कौन सा संविधान संशोधन में नहीं हुआ है, तो देखिए 48वां में राज्य का नीति निर्देशक में नहीं हुआ है, 42वां में तो साफ साफ आपका हुआ है, और उसके बाद ये 86वां में भी आपको होता हुआ नजर आएगा। 86वां में ये एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को फ्री एजुकेशन की बात की गई है। ये मौलिक कर्तव्य भी है, और ये नीति निर्देशक तत्व भी है, और मौलिक अधिकार में भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया, जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी स्वतंत्रता दिवस, वनवासी दिवस या आदिवासी स्वाभिमान दिवस। तो ऐसा है, यह पूछ दिया है 2024 करके, लेकिन ये तो हर साल मनाया जाता है, इसीलिए यह स्टैटिक है, लेकिन यह पूछने का तरीका अलग है। और यह दिवस मनाया जाता है कब, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो झारखंड का स्थापना दिवस है, क्योंकि जानबूझ के उसी दिन झारखंड का स्थापना किया भी गया है। तो उस दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बिरसा मुंडा जो कि 15 नवंबर 1875 को पैदा हुए, और फिर 9 जून, जिस दिन का ये सवाल भी है, 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हो गया। तो मात्र 25 साल की उम्र में इतना ख्याति प्राप्त करने वाले नेता है बिरसा मुंडा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, सिंधी, तमिल, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो देखिए 71वां वाला में कौन सा जोड़ा गया, KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एक बार जोड़ा गया था संविधान संशोधन में केवल सिंधी को, एक बार केवल जोड़ा गया सिंधी को, जो कि आपका 67वां संविधान संशोधन था। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद जो एक हुआ 92वां संविधान संशोधन, उसमें DBMS याद रखने के लिए, DBMS जिसमें डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो ये रहा संविधान संशोधन, जिसमें पहले भाषाएं थी 14, अब 14 और 8 कितना है, तो 22 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, चीन, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो यहाँ पर का आप मैप अगर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो बात यह है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका म्यांमार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल यहाँ कह रहा है, एक मिनट, अपने प्रसिद्ध कार्य में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि किस वंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे, गजनवी, गुरीद, तुगलक या सैयद। तो
ये दावा किसका? यहया बिन सरहिंदी के अनुसार किस वंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए नाम से भी जग जाहिर है कि सैयद वंश, सैयद पैगंबर के वंशजों को कहा जाता है, इसीलिए इस वंश का नाम सैयद वंश पड़ा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्न में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? 1901-2, 1710-11, 1857-58, 1798-99। तो चुआर विद्रोह जो कि झारखंड में हुआ है, यह विद्रोह कब चरम में पहुंचा? तो 1798-99 की बात है। अगला सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, उपद्वीप, चट्टानी, दृश्यांश हैं? यानी कितने आइलैंड है कुल मिला के, कोई छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। ये अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार पूछा गया। 836, 1002, 742 या 612। तो अंडमान निकोबार के प्रशासन के अनुसार कुल 836 द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश कह सकते हैं। अगला सवाल, एक नया उत्परिवर्तन प्लेज्मोडियम फैल्सीपेरम को खंड जानुओं यानी मीरोजाइट के परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को खंड जनुओं में परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये पूछा हुआ है। यानी अगर ऐसा उत्परिवर्तन हो तो आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी आएगा, रोग की गंभीरता में वृद्धि होगी, यानी अगर ऐसा होता है तो रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा, तत्काल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या समाशोधन होगा, या एल्वियोली का प्रत्यक्ष संक्रमण होगा, यानी हमारे शरीर का जो एल्वियोली होता है फेफड़ा में उसका डायरेक्ट संक्रमण हो जाएगा। तो क्या असर होगा, ये सवाल पूछा है। तो जो भी रोग होगा ना उसका गंभीरता बढ़ जाएगा ऐसा होने से, यानी ऐसे उत्परिवर्तन से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर उत्परिवर्तन हो जाएगा उसमें, जैसे प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया के लिए एक कारक है, तो अगर उसमें उत्परिवर्तन यानी वो अपने जीन को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, तो ट्रांसफॉर्म अगर कर लेता है तो उस कंडीशन में रोग की गंभीरता में वृद्धि हो जाएगी। सवाल तो वाकई में जटिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान किसके अनुरूप है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल? तो गुप्त अभिलेखों में जिस जगह को त्रिभुक्ति कहा गया है वो जगह वर्तमान में क्या है? तो वो जगह वर्तमान में क्या है? उड़ीसा है। और उड़ीसा को और एक नाम इसके साथ में दिया गया है, दूसरा नाम क्या था? वो कलिंग था। ये आपका अशोक के अभिलेख के टाइम में मिला है कलिंग नाम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्ट प्लस टैब का क्या काम है? खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विचिंग, टास्क मैनेजर को सीधे ओपन, वर्तमान एप्लीकेशन में एक नया टैब खोलना, एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करना। तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में टैब का मतलब स्विचिंग है, एक विंडो से दूसरा विंडो चले जाइए टैब को दबाकर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 के रूप में, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया? समितियों की सीमित संख्या के कारण, राजनीतिक हित के लिए, कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता, करों में वृद्धि के लिए। यानी राज्य का जो सहकारी जो समिति जो संविधान के भाग 9 में है उस पर उसके अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो वह उसके कार्य पद्धति के खराब गुणवत्ता के कारण अधिनियम में बदलाव किया गया ताकि कार्य का गुणवत्ता थोड़ा सुधरे। अगला सवाल है, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? 1800, 1785, 1768, 1784। तो पहला आदिवासी विद्रोह माना जाता है कि कब हुआ था? तो 1784 में। ये कौन से आंदोलन की बात हो रही है? तो ये तिलका आंदोलन की बात हो रही है, आपको याद रखना है, ये तिलका आंदोलन की बात है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? यानी भारत सरकार का जो औद्योगिक गलियारा का हिसाब है इसमें से कौन नहीं है? दिल्ली मुंबई, या कोलकाता लखनऊ, या विजाग चेन्नई, या फिर चेन्नई बेंगलुरु? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है औद्योगिक गलियारा का जो प्रोजेक्ट है? तो कोलकाता से लखनऊ तक का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दिल्ली मुंबई है, विजाग चेन्नई है, चेन्नई बेंगलुरु है, कलकत्ता लखनऊ का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर काम करता है? यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय किससे मिलकर काम करता है? अफ्रीकी एशिया ग्रामीण विकास, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशिया प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, या विश्व बैंक? तो नाम से भी जाहिर है कि ऑप्शन नंबर 3 में ज़्यादा आपका मिलता जुलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर
26 भोलानाथ सिंह निम्न में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? वहाबी आंदोलन, संथाल विद्रोह, फराजी आंदोलन या तमाड़ विद्रोह? तो भोलानाथ सिंह कौन से विद्रोह के नेता थे? तो तमाड़ विद्रोह के नेता थे और ये झारखंड से संबंधित है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट में चयनित ब्लॉक को कॉपी और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट में या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? यानी चुनिए और उसके बाद फिर उसको कॉपी बनाइए और उसी को दूसरे जगह पर रखिए। पेस्ट स्पेशल, ड्रैग ड्रॉप, कट या कॉपी पेस्ट। तो ऐसा सुविधा किससे मिलता है? चुन के दूसरा जगह में भी रख रहे हैं और वहाँ घट भी नहीं रहा, उसी को तो कॉपी पेस्ट बोला जाता है। इसीलिए आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? ग्राम पंचायत का क्या भूमिका होता है? प्रांतीय चुनाव आयोजित करना, चुनाव आयोग की सहायता करना, शहरी अवसंरचना, ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना, स्थानीय विवादों के लिए न्यायिक मंच के रूप में कार्य करना। तो ग्राम पंचायत का जो मेन भूमिका होता है वो चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही से मैच कर रहा है? तो देखिए, ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना ग्राम पंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। बारिश की वजह से थोड़ा आवाज़ में आप लोग को घरघराहट महसूस हो रहा होगा। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है, जो टेक्स्ट और पेज के किनारे की जगह को प्रभावित करता है? यानी जैसे इतना बड़ा आपका वर्किंग एरिया है, तो वर्किंग एरिया जो होता है उसमें चारों तरफ अगर जगह छोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस सुविधा को, जिसमें चारों तरफ आप लोग हाशिया छोड़ सकते हैं, जगह, खाली जगह। तो उस सुविधा को एकदम सीधा नाम मार्जिन दिया जाता है, मार्जिन यानी हाशिया। अगला सवाल है, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सही है? प्राकृतिक तत्वों की तरह स्थिर होते हैं, तालिका के सभी समूह में होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं? तो देखिए, वे स्थिर तो पक्का नहीं होते, वे अल्पकालिक होते हैं और वे प्रकृति में रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, वो जल्दी ही गायब होने की में क्षमता रखते हैं। अगला सवाल, कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध है? कश्मीर, भारत, श्रीलंका, असम या फिर शिमला? तो असम समझौता जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से रिलेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? गिनी गुणांक, मानव विकास सूचकांक, गरीबी हेडकाउंट अनुपात, बेरोजगारी दर? तो कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो सीधा सीधी गरीबी हेडकाउंट अनुपात से पता लगाया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अगला सवाल है 33। सर्वोच्च न्यायालय ने किसके संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? किसके संदर्भ में? विधायी विशेषाधिकारों का संरक्षण में, मौलिक अधिकार का संरक्षण में, कर कानून के संरक्षण में, विदेश नीति के संरक्षण में? तो जो सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को प्रहरी जो बोल रखा है, तो किस चीज़ का प्रहरी है? तो ऐसा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण के बारे में उसने बोला है कि मौलिक अधिकारों का प्रहरी है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन का पहला अभिन्न अंग बन गई है? औद्योगिक नीति, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति या पंचवर्षीय योजना? तो सहकारिता पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और पंचवर्षीय योजना 1950 से लेके 2017 तक चला है, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया है। अगला सवाल है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय के नीति का अंतिम पतन को चिन्हित किया? बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो देखिए, ब्रिटिश विलय नीति कब था? तो 1857 में राज्य हड़प नीति था। तो उसका अंतिम टाइम जो था वो 1857 का विद्रोह के टाइम में ही उभरा। बाद में उन लोग का विलय का सिद्धांत का कहानी खत्म हो चुका। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? सतारा, बनारस, बलिया या तलचर? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार सतारा में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? मालदीव, भूटान, नेपाल या म्यांमार? तो सही जवाब है मालदीव। अब मैप में देखेंगे तो केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होने वाला कौन सा है? तो आपका ये मालदीव है। श्रीलंका भी है लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। अगला सवाल है, टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्न में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? क्षार, हैलोजन, अम्ल या लवण? तो टूथपेस्ट में आखिर क्या होता है जो मुंह में मौजूद अम्ल को काट के निकालता है? तो वो क्षार होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। सामाजिक सुधार
साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? गारो, मिकिर, जयंतिया, खासी। तो गारो, खासी, जयंतिया है, बाकी मिकिर तो बिल्कुल भी नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों के तीनों कहाँ की हैं? तो ये तीनों के तीनों मेघालय के पहाड़ियाँ हैं, जिसमें खासी जनजाति में दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय की खासी पहाड़ी में मौसिन राम में होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, अप्रैल 2025 तक के अनुसार सिमलीपाल जिसे राज्य का दूसरा उद्यान घोषित किया गया है कहाँ है? तो ओडिशा, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ओडिशा है भीतर से सिंपल, यानी ओडिशा में है। ओडिशा में कौन कौन है? ओडिशा है भीतर से सिंपल, यानी एक हो जाएगा आपका सिमलीपाल और एक हो जाएगा आपका भीतरकनिका, आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा सही है? लैन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क को सपोर्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। CD एक वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है। ASCII का उपयोग मुख्यतः हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ASCII संख्यात्मक कोड में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। तो इसमें सही क्या है ये आपको बताना है, तो केवल सही ये है। यह तो एक मानकीकृत रूप है जो कि कैरेक्टरों को संख्या के रूप में कोडित करता है। बाकी देखिए ये लाइन जो है वो बड़े क्षेत्र को नहीं बल्कि छोटा क्षेत्र को करता है। CD एक वोलेटाइल डिस्क तो है नहीं, यह एक सेकेंडरी मीडियम है और डाटा स्टोरेज का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, सवाल कह रहा है कि पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? नहपान, मौस, अजेस, रुद्रदामन। तो देखिए रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार अपने खर्चे से कराया था, इसलिए यह प्रसिद्ध है, क्षत्रप वंश का राजा। अगला सवाल है गोंडगो चित्रकला के सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना, चित्रकला बनाने के लिए चिकना सफेद आधार बनाना, कीड़ों द्वारा दीवार को नुकसान पहुंचाने से रोकना, दीवार पर दरारें ठीक करना। तो जो उसमें छुई मिट्टी का लेपन जो किया जाता है उसका आखिर कारण क्या है? तो लेपन करने का एकदम सीधा कारण है कि एक फेस बनाना, कि वहाँ हम लोग पेंटिंग बहुत बेहतरीन कर सकें, यानी एक चिकना आधार बनाना ही उसका मेन कारण है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जिसका स्थापना हुआ है आपका 1952 में, किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति का सिफारिश किया? 62, 47, 75 या 58? ये सिफारिश किया कब? तो 1958 में। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसने 1958 में सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय नीति सहकारी समितियों के विषय में होना चाहिए। 1 मिनट मिला लें जी, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, सवाल यहाँ कहता है कि MS पावर पॉइंट 2019 में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने के लिए ओपन विकल्प तक एक्सेस करने के लिए सबसे पहले कौन सा टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा? डिजाइन, होम, फाइल या इंसर्ट? यानी कोई नया खोलने के लिए, सेव किया हुआ को खोलने के लिए कौन सा टैब को हम लोग पकड़ेंगे? वहाँ तो बहुत सारा टैब होता है, तो इसके लिए एकदम सीधा है कि फाइल टैब को पकड़िएगा तो फाइल टैब में सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा ओपन, सबसे पहले, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, न्यू रहेगा सबसे पहले, सेकंड में ओपन रह सकता है। अगला सवाल, MS पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं? जैसे जब आप खोलिएगा कोई नया पेज तो उसमें कौन पक्का नहीं रहेगा? कम से कम एक स्लाइड, कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर, पूर्व निर्धारित थीम कलर, डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट। तो कौन नहीं रहता है? यानी बाकी 3 एकदम खोलिएगा, इनबिल्ट सब के सब में आपको मिलेगा। तो पूर्व निर्धारित थीम कलर ये नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिसाइड तो किए हैं नहीं, इसलिए आपको कहाँ से मिलेगा? बाकी एक ठो स्लाइड मिलेगा, कंटेंट प्लेस होल्डर मिलेगा, डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट मिलेगा जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। अगला सवाल है वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? गेरू, चारकोल, चावल का पेस्ट या फिर रेत? यानी उसको लिपा किससे जाता है दीवार में, ये चीज़ पूछा गया है। तो सही जवाब है किससे लिपा जाता है? तो गेरू से उसको लिपाई पुताई किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों का प्रायः कौन सा जगह है? उनके सौंपे गए विभागों में कैबिनेट मंत्रियों का बराबर, यानी कैबिनेट के बराबर है कि कैबिनेट से ऊपर है, कि किसी विभाग का कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी विभाग का, कि कैबिनेट को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा होता है। देखिए इनको सेकेंडरी दर्जा मिलता है। कैबिनेट के बाद दूसरे मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं, यानी लो लेवल मंत्री।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? यानी किसके वजह से थार रेगिस्तान का प्रकृति ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रहा है? पशुधन द्वारा चराई, जलवायु परिवर्तन, देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण, अनियमित वर्षा। तो देखिए गड़बड़ाएगा किससे नहीं, तो वृक्षारोपण करेंगे तो भला कैसे गड़बड़ाएगा? वृक्षारोपण तो पॉजिटिव चीज़ है, इसीलिए उसमें क्षरण में योगदान नहीं देता है बल्कि इसका पॉजिटिव योगदान है। अगला सवाल है, भारत का महान पठार ग्रेट प्लेटू किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैंजिया या लॉरेशिया? तो सही जवाब है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड क्या है वो आपको बताएं। पूरा धरती में 2 हिस्सा में बटा हुआ था, एक है आपका साउथ वाला गोंडवाना लैंड और उत्तर वाला आपका क्या है, तो उत्तर वाला आपका अंगारा लैंड है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, मेंडलिफ ने समान गुणों वाले तत्वों को कहाँ विन्यासित किया? ब्लॉक, क्षैतिज पंक्ति, ऊर्ध्वाधर स्तंभ या फिर परमाणु श्रृंखला? तो मेंडलिफ के टाइम में जो 63 तत्व ज्ञात थे जिसे उसने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया, तो उसे कहाँ सजाया? क्षैतिज लाइन को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। तो उसने जो सजाया जो था वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में सजाया था, मतलब ऐसे ऐसे में सजाया था, ऐसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, सवाल कहता है, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, यानी हाइट से लो तरफ में जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खांचा सिंचाई, नहर सिंचाई, स्थानीय सिंचाई, नलकूप सिंचाई। तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो वह स्थानीय सिंचाई है जिसमें गड्ढा, डीपा से गड्ढा की ओर पटाया जाता है। अगला सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 54, तने पर स्थित त्वचा रोम जिसे मोन्ट्राइकोम कहते हैं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये केवल जड़ में होते हैं, बहुकोशिकीय और शराबी होते हैं, कभी भी जल प्रतिधारण नहीं करते, सदैव अशाखित होते हैं। तो अशाखित तो होगा नहीं, केवल जड़ में भर नहीं होगा। देखिए इसमें सही क्या है कि ये बहुकोशिकीय और शराबी हो सकते हैं, यहाँ रस निकल भी सकता है, यहाँ रस घुस भी सकता है, वो है त्वचा रोग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की? मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम या विक्रमादित्य प्रथम? तो बादामी के चालुक्यों के जो संस्थापक जो रहे वो पुलकेशिन प्रथम रहे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, सवाल कहता है कि फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प या अनुमतियां, तेजी से पहुंच के लिए भंडारण डिवाइस पर फाइल डेटा के भौतिक भंडारण को अनुकूलित करना, उपयोगकर्ता के फाइलों और फोल्डरों का ग्राफिकल निरूपण परिभाषित करना, फाइलों का वास्तविक सामग्री और डेटा को संग्रहित करना। तो जो मेटा डेटा होता है उसका मेन काम क्या है, यहाँ ये पूछा गया है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फाइल और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी का रिकॉर्ड रखना इसका मेन काम है, जैसे उसका नाम क्या है, उसमें साइज क्या है, उसमें क्या क्या परमिशन है, डिलीट करने का परमिशन है या नहीं है, वैसा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी विधि मौजूदा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? यानी एमएस एक्सेल को सबसे तेज तरीका से कैसे ओपन करते हैं? एमएस एक्सेल ओपन करें, ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करें, कंट्रोल एन दबाएं, ऑल्ट F4 शॉर्टकट का उपयोग करें, फाइल एक्सप्लोरर में .xls फाइल पर डबल क्लिक करें। तो कौन सा सबसे तेज है? तो सबसे तेज है फाइल एक्सप्लोरर में आप ये वाला कमांड आप क्लिक करेंगे तुरंत आपका निकलेगा, एकदम तुरंत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? पूंजीगत लाभ कर, समतुल्यकरण शुल्क, वस्तु सेवा कर, कारपोरेट टैक्स। तो जीएसटी नाम से जो वस्तु और सेवा शुल्क है जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू है, यही है आपका इनमें से एक अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, 69वें संविधान संशोधन 1991 ने दिल्ली का क्या विशेष दर्जा दिया? राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रपति के नियंत्रण में लाया गया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, दिल्ली को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो जो 69वें संविधान संशोधन 1991 है 69, ये दिल्ली को विधानसभा भी दिया और साथ में NCR नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया, जिसमें नोएडा और गुरुग्राम भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब डी है। अगला सवाल है, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 44, 32 या फिर 21 या फिर 39? तो गरीबों के लिए जो फ्री लीगल एडवाइस का सुविधा जो है वो आपका अनुच्छेद 39A में है। बाकी ये जो आपका दिख रहा है अनुच्छेद 44, ये आपका कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड का मतलब हुआ कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 32 आपका सुप्रीम कोर्ट का रीट का है और ये अनुच्छेद 21 ये राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान यानी डीएनए का फोटोकॉपी जो होता है उस दौरान न्यूक्लियोटाइड
के योजन को उत्प्रेरित करता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। इसका मुख्य कार्य क्या है? पश्चगामी रज्जुक से आरएनए प्रारंभक को हटाना, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना, यानी उसका जो पेयर बनता है ओकाजाकी खंडों के एक साथ जोड़ना, डीएनए द्विकुंडली को खोलना। तो आखिर उसका मेन काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज का ये पूछा गया है। तो उसका मेन काम है ये पूरक डीएनए को संश्लेषित करना। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से डीएनए है, ये आपका अलग होगा, फिर यहाँ ऐसे बनेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिलिपिकरण। तो इस टाइम में जो पूरक डीएनए जो होगा, जो इसको पूरा करेगा जब अलग होने के बाद, उसको बनाने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है? इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं, पूर्वांचल, हिमाद्री, शिवालिक या फिर हिमाचल। तो सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं? हिमाद्री में, महान हिमालय में, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। मेसनर प्रभाव, जिसे माइसनर यहाँ लिखा हुआ है, मेसनर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक लक्षण है? लौह चुंबकीय, अतिचालक, अनुचुंबकीय या रोधी अवस्था। तो मेसनर इफेक्ट किसके लिए होता है? मेसनर इफेक्ट एक प्रभाव है, यह किसके लिए होता है? ये बोला है अतिचालक अवस्था, यानी सुपर कंडक्टिविटी में होता है। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा अवस्था है जब कोई पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और उसका चालकता क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, वो धारा को रोकेगा ही नहीं। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली दाढ़ी वाले पुरुष, बियर्डेड मैन का मूर्ति कौन चीज से बना है? कांस्य, तांबा, टेराकोटा या पत्थर। तो दाढ़ी वाला पुरुष का मूर्ति बना किससे है? तो वो पत्थर से बना हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, ठुमरी घराना निम्न में से किस शहर में है? आगरा, कैराना, बनारस, लखनऊ, पटियाला, तलवंडी या फिर ग्वालियर, भोपाल। तो ठुमरी घराना जो है वो बनारस लखनऊ घराने से संबंधित है। ये संगीत के कला के बहुत सारे घराने हैं जिसे भी जानने की जरूरत है। अगला सवाल है दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? देखिए स्टैटिक कम करंट अफेयर, तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज महापरिनिर्वाण, राष्ट्रीय समता, संविधान दिवस, अम्बेडकर स्मृति दिवस। तो ये मनाया जाता है क्या? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, अस्कनगुप्त या रामगुप्त। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का बात है, चंद्रगुप्त प्रथम का तो समुद्रगुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अगला वर्जन यानी अगला उत्तराधिकारी कौन था, ये पूछा गया है। तो सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम, और उसके बाद स्कंदगुप्त। अगला सवाल है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में क्या प्रावधान था? चुनाव के लिए मतदान आयु, लोकसभा कार्यकाल, विधानसभा में एसटी एक्सी आरक्षण की जीएसटी परिषद का कार्यालय थे। 104वां संविधान संशोधन जो है वो किस बारे में है? तो वो विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण से संबंधित है कि विधानसभा में एसटी एसटी आरक्षण कितना दिन और रहेगा। अगला सवाल है टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग किसका विनिर्माण के लिए किया जाता है? टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसका सूत्र ऐसे होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन। प्रशीतक एरोसोल नोदक के उत्पादन में या कांच विनिर्माण सिरेमिक में, या फिर ऊनी कपड़ों की रंगाई रंगत के लिए, उर्वरक उत्पादन या पीड़क नाशी शोधन के लिए। तो साफ साफ है 69 सवाल में कि टेट्राक्लोरोमेथेन का यूज कहाँ होता है। इसका सही जवाब है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए। दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है? छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन या मेघालय। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, जो झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन के लिए किया जाता है? शिफ्ट ओ, टैब ओ, कंट्रोल ओ या ऑल्ट ओ। तो किसका हम लोग यूज करेंगे? तो इसमें तो साफ दिख रहा है ओपन करने के लिए कौन सा? तो कंट्रोल+O। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग, ये नया चीज है इसीलिए इसको शामिल किए हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य? ये बहुत दिन तक पूछेगा ये सवाल। महाराष्ट्र, यानी सीनियर सिटीजन का एक आयोग बन गया। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो कौन सा राज्य बनाया? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। अगला सवाल है V.O. चिदम्बरम पिल्ले निम्न में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो V.O. चिदम्बरम पिल्ले किस क्षेत्र के थे? तो सही जवाब है ये मद्रासी थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1.38, 1.32, 1.45, 1.52। अभी तो आपका है 1.21। अभी 2036 तक कितना हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार? तो ये सवाल भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कितना हो जाएगा? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 74। तो 1.52 बिलियन यानी 121 करोड़ से 152 करोड़ हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर
75 वर्ष 1945 में वारली जनजाति किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में हुआ था? वारली किसान संघर्ष गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र या फिर केरल? आप सीधा जानिएगा वारली जनजाति कहाँ रहते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ये महाराष्ट्रियन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है? कैश मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या हार्ड डिस्क ड्राइव? तो सीपीयू का हिस्सा कौन नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है, ये भला सीपीयू का हिस्सा कब से होने लगा? अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? डब्ल्यूसी बनर्जी, एओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन या दादा भाई नौरोजी? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो एओ ह्यूम। ये सेफ्टी वाल्व क्या है उसको ही बताते हैं। जब भी जैसे भारत देश में कभी भी कहीं पर से भी विद्रोह हो सकता था, अंग्रेजों ने क्या किया कि एओ ह्यूम को आगे बढ़ाया और बोला कि एक पढ़े लिखे लोगों का कमेटी बनाओ जिसे समझाना आसान हो सके, और उसका नाम क्या बोला? तो उसका नाम कांग्रेस दिया। हालांकि इनका मकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इनका तरफदारी नहीं बल्कि इनका खिलाफ होकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने लगी, तो इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये था तो सेफ्टी वाल्व जिससे देश में ज्वालामुखी नामक यानी ज्वालामुखी रूपी आंदोलन ना फूटे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78, विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डर के शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? यानी लाइब्रेरी, टास्क बार, फाइल एक्सप्लोरर, क्विक एक्सेस। यानी यहाँ साफ साफ बोला है कि एक फीचर है जो बार बार यूज करते हैं वो ऐप में आप कैसे जा सकते हैं, तो उसको क्विक एक्सेस में आप ऐड कर दीजिए। वहाँ बार बार जाने के लिए आपको वहीं पर बाहर ही दिखा देगा, क्लिक कीजिए घुस जाइए, उसको क्विक एक्सेस बोला जाता है। सीथियन या शक मूल रूप से कहाँ के थे? दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया? तो सीथियन जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। अगला सवाल है फाइल डिलीट करने के संदर्भ में जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रेस या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है? जैसे आप मूव करते हैं वहाँ रिसाइकल बिन में या डिलीट करते हैं ट्रेस में, तो क्या होता है? फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाता है और इसकी डायरेक्टरी को अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज बना रहता है। फाइल का डेटा तुरंत ओवर राइट हो जाता है, उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने से पहले कंप्रेस्ड और आर्काइव कर दिया जाता है। फाइल को मेटा डेटा फाइल सिस्टम से तुरंत हटा दिया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका डायरेक्टरी चेंज हो गया। मतलब पहले मान के चलिए माई फाइल में था, तो अब चला गया वो कहाँ? रिसाइकल बिन में। वहाँ पर है ही, बस डायरेक्टरी को अपडेट कर दिया, डेटा स्टोरेज बना रहता है, एक बार आप उसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए केवल पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? 39, 36, 37 या 38? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुप्रयोग किस में सम्मिलित है? तो वो आपका आर्टिकल 37 में सम्मिलित है। अगला सवाल एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी जो टेक्स्ट आप चयनित जैसे ऐसे कर लिए उसको आप मैनुअली उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसको बोल्ड, इटालियन ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल Z, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल B या कंट्रोल शिफ्ट N? तो आप क्या करेंगे मैनुअली, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? कंट्रोल स्पेस बार आप दबाएंगे तो आपका मैनुअल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर किसे रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल या ब्रिटिश संसद? तो किसको रिपोर्ट करते थे ये आपको बताना है, तो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। कैसे ये आपको बताते हैं, देखिए प्रेसिडेंसी था 3, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक आपका बम्बई। यहाँ वाले को गवर्नर जनरल बोला गया और बाकी जगह को गवर्नर बोला गया, तो ये दोनों गवर्नर कलकत्ता वाले को रिपोर्ट करेंगे जो गवर्नर जनरल कहलाएगा। भगवत गीता के दार्शनिक व्याख्यान करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? तो गीता रहस्य नामक किताब जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था तब इसके अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती रंगराजन, वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन? तो देखिए भारतीय किसान आयोग जब बना तो उसका अध्यक्ष बनाया गया एमएस स्वामीनाथन को। इसका वजह भी है, हरित क्रांति के जनक तो यही हैं, तो कृषि में इनका योगदान भी है, इनका पकड़ भी है। आज का आखिरी सवाल, भारत में रोपण कृषि कहाँ की जाती है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़? तो भारत में रोपण कृषि जो है वो केरल और असम में किया जाता है। रोपण कृषि जो कि एक लंबे चौड़े इलाके में बागवानी कृषि का एक रूप है। इस प्रकार आज हम लोग देख लिए कितना क्वेश्चन, तो 86 क्वेश्चन देखे MCQ, जो कि रेलवे के 9 जून 2025 के ऑल शिफ्ट से आए हुए सवाल थे। आगामी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करेगा ये।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो मैथ का तैयारी करने के लिए 10-10 MCQ जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर रहेगा, उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो आप जरूर देखें, जिसमें हम लोग लगभग 15 मिनट में 10 सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक जरूर करिए और फिर वीडियो में जो आपको लगे वो आप कमेंट करिए।